आप सभी को मेरा नमस्कार। इस सत्र का जो विषय है भारतीय मीडिया और अभिव्यक्ति की आज़ादी, इस पर आजकल ज़रूरत से ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं, पर वो चर्चाएं जो दरअसल किसी लक्ष्य की तरफ, किसी कंक्लूजन की तरफ नहीं ले जाती हैं, वो लोगों को दिग्भ्रमित ज़्यादा करती हैं, शोर ज़्यादा लगता है। और हमारी जो कोशिश है, लगभग हर सत्र में ही यहाँ इस ज्ञानम में हमारी कोशिश ये है कि केवल कहने को चर्चा ना हो, उसमें से कुछ ऐसा निकले जो आगे जाकर फलीभूत हो, कंक्लूसिव कुछ हम लोग दे पाए, इसमें से कुछ ऐसा निकल जाए। और आज इस सत्र में भी जो चर्चा होगी, और मुझे इस बात की बेहद और बेहद प्रसन्नता है कि सभी जो पैनलिस्ट हैं वो इतने दिग्गज हैं कि इस विषय में उनसे ज़्यादा व्यवहारिक, सही और सटीक टिप्पणी मुझे नहीं लगता कि कोई और कर पाता। तो पहले तो मेरे पैनल के लिए जोरदार तालियां आप बजा दीजिए। और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं शुरू करना चाहूंगी क्रमानुसार विक्रम जी, क्योंकि आप वहां बैठे हैं और क्योंकि हमारी नीति और धर्म यही है कि अंतिम छोर पर जो व्यक्ति है वहां से प्रारंभ हो, सुविधाएं भी और सब कुछ। तो आपके विचार भी हम सबसे पहले वहाँ से लेते हैं। विक्रम जी एक जाने माने शिक्षाविद हैं, सामाजिक विचारक हैं। विक्रम जी, प्रसिद्ध विचारक वॉल्टेयर ने ये कहा था कि हालांकि मैं आपकी बात से असहमत हूँ, पर मैं जीवन भर इसके लिए संघर्ष कर सकता हूँ कि आप अपनी बात पर कायम रहें। जी, अभिव्यक्ति की आज़ादी की जब हम बात करते हैं, आज का जो परिप्रेक्ष्य है वो क्या है, ये मैं ओपनिंग रिमार्क आप सबके चाहूंगी 2-2 मिनट, और फिर हम सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। हमारे जो श्रोता और दर्शक हैं उनसे भी हमारे पास सवाल आएंगे। तो विक्रम जी, आपका आज का जो परिप्रेक्ष्य है उसमें आप भारतीय मीडिया और हमारी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसे कहाँ देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और सभी बड़ों और गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम, मित्रों को साधुवाद। जय भाई, आपका अभिनंदन मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। और जैसा कि अपने ओपनिंग नोट में मुझे बोला गया है कि मैं बताऊं कि आज के परिप्रेक्ष्य में विचारों की अभिव्यक्ति के बारे में मेरा क्या विचार है। आप ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूं मेरा क्या विचार है, क्योंकि जब एक व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति करता है और उस अभिव्यक्ति को बहुत सारे व्यक्तियों की सहमति मिल जाती है तो वो एक विचारधारा बन जाती है। और मैं चाहता हूं कि समाज में एक ऐसी विचारधारा बने, मतलब जब मैं कोई अभिव्यक्ति करूं तो उसको अभिव्यक्त करने से पहले मुझे इस बात का एहसास होना चाहिए। जैसा आपने बोला कि यहां सभी इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हुए हैं, तो हर बुद्धिजीवी को अपनी किसी भी बात को कहने के पहले, और खास तौर से सोशल मीडिया के जमाने में, उसे इस बात की नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो जो बोलने जा रहा है उसका असर और लोगों पे कैसा पड़ेगा, कहीं उसकी एक गलत अभिव्यक्ति से समाज में गलत विचारधारा स्थापित ना हो जाए। बहुत सिंपल सी बात है साहब, ज्यादा समय ना लेते हुए तुरंत मैं बोलूं, मैं एक गली से जा रहा था और अचानक से सुनसान गली थी, मैं उस गली से गुजर रहा था, मैंने देखा एक कुत्ता सो रहा है। मैंने उससे उचित दूरी बनाते हुए मैं उस गली से क्रॉस करते हुए जब आगे बढ़ने लगा, अचानक से उस कुत्ते ने उछल के मुझे काट लिया। शाम को जब मेरे मित्र ने मुझसे पूछा कि ये क्या हुआ, तो मैंने बोला, ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला कि पता नहीं उसे क्या हुआ, उसे क्या सूझा कि उसने मुझे काट लिया। आपकी एक ऐसी अभिव्यक्ति जिसको दूसरा आदमी समझ नहीं पा रहा कि आपने ऐसा क्यों कहा, और उस अभिव्यक्ति का यहां मैं आपको भी शामिल करना चाहूंगा मैडम, मीडिया के द्वारा किस प्रकार दोहन किया जाना चाहिए किसी भी अभिव्यक्ति का। यह मीडिया की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि कहीं गलत दोहन से एक गलत विचारधारा की स्थापना न हो जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी। सरदार रमणीक मान जी भी हमारे साथ हैं। रमणीक जी, आपकी इस पर प्रथम टिप्पणी इस विषय को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, प्रणाम। मेरे को आपके ज्ञानम के मंच पे बुलाने के लिए मैं आपका सबका, आयोजकों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। पर्सपेक्टिव्स होते हैं। आपने अभी कहा कि जी आप अंतिम छोर में बैठे हैं,
ये निर्धारित कौन करता है कि अंतिम छोर वहां से शुरू होता है कि यहां से? ये पर्सपेक्टिव है, ये पर्सपेक्टिव है। मैं समझता हूं कि शोर यहां से शुरू होता है, आप अंतिम में बैठे हैं, सबसे पीछे से आवाज आ रही है और हम आगे से बोल रहे हैं। देखिए पर्सपेक्टिव है। आप समाज में जब चलते हैं तो आप आज मीडिया में जो देख रहे हैं, वो मीडिया में जो वास्तव में सॉल्यूशंस प्रेजेंट करने की एक नीयत होनी चाहिए वो नहीं है। प्रॉब्लम्स डिस्कस होती हैं 2-2 घंटे, कॉक फाइट है, साढ़े पंजाबी जी कहते हैं कुक्कड़ लड़ाई। वो एक बैठ जाता है, वो 4 को लड़ाता है, लड़ो लड़ो लड़ो, वो उनको टीआर। सी बात ये है कि सॉल्यूशंस के ऊपर इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस जब तक नहीं होंगे, आपको समाज में वो बदलाव जिसकी अपेक्षा है वो नजर नहीं आएगी। आप जो देखते हैं मोस्ट ऑफ इट, अधिकांश जो है वो प्रोपेगेंडा बेस्ड एजेंडा है। चाहे आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप देख रहे हैं, आपके कानों को जो दिख रहा है, आपकी आंखें जो देख रही हैं, आपके कान जो सुन रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, वो एजेंडा बेस्ड प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। ये सच्चाई है आज की। नैतिकता होती थी पत्रकारिता में, एक समय ऐसा था जब एक शब्द के उपयोग के ऊपर दिनों तक बहस होती थी कि क्या ये शब्द उचित है या नहीं है। आप टीवी पे देखते हैं, गालियां बक देते हैं चलते प्रोग्राम लाइव के ऊपर, ना वो एडिट हो सकता है, ना वो कट हो सकता है, वो चल रहा है। तो जो आपको परोसा जा रहा है, इट इज ऑल अ पार्ट ऑफ अ प्रोपेगेंडा, इट्स अ पार्ट ऑफ अ एजेंडा। उसके अलावा आजकल एक नया जो चला है, और उसको बहुत राजनीतिक लोगों ने भी और मीडिया हाउसेस ने भी एक कंसेप्ट दे दिया आपको, सिटीजन जर्नलिज्म का। हाथ में स्मार्टफोन है, हाँ जी आप बताइए, एक माइक आईडी बना ली, इसके ऊपर लगा दिया फलाना, वो इट बिकम सिटीजन जर्नलिज्म। और उसको बड़ा इंकरेज करते, नहीं ये बहुत अच्छा है, इससे सुधार आएगा, इससे बदलाव आएगा। राजनीतिक लोगों, मैं बता रहा हूं आपको, जो पीछे चला कि जी आप वीडियो बनाओ, आप रिकॉर्ड करो और दो, खुद के ऊपर लागू नहीं होता। बट हैव यू हर्ड ऑफ सिटीजन डॉक्टर? किसी ने सुना भाई सिटीजन डॉक्टर? कि भैया आपकी किडनी ट्रांसप्लांट मैं कर दूंगा, आपके हार्ट की सर्जरी मैं कर दूंगा। सिटीजन इंजीनियर सुना है कि अरे ये पुल, ये फ्लाईओवर, ये गडकरी जी थोड़ा, नहीं तो हम बना देंगे। सो दीज आर Ramneek ji, what you say, I totally agree with it. But then again, as you started by saying, it is a perspective, जो मैं कह रही हूँ. So it might be a perspective. See, it might be a perspective, and it is subjective. जो हम जिस citizen allow me to elaborate on this specific point. Ramneek ji, just I would like कि हम opening remark ले लें सबसे, and then I will definitely come to you. हितेश शंकर जी हमारे साथ हैं, संपादक हैं 5 जन्य के, बौद्धिक वैचारिक मंचों के जाने माने चेहरे और जाना माना नाम है। हितेश जी, आपका ओपनिंग रिमार्क। आप तो दोनों ही पक्षों से चीज़ों को देखते और नापते तौलते रहते हैं, खुद आप पत्रकार का भी काम करते हैं, तो क्या आपकी सोच? रीमा जी, जब हम अभिव्यक्ति की बात करते हैं तो हम ये ना भूलें कि जो लोग इसका सबसे ज़्यादा हल्ला बजाते हैं, वो हल्ला मचाने वाले लोगों में सिलेक्टिव साइलेंस के पैरोकार बड़े सारे हैं। ये चुनिंदा चुप्पियों के दौर के बीच में हैं। जब उनका मन होता है तब वो डपली बजाते हैं, मगर मीडिया के लिए ये वो दौर है जब उनके रेवेन्यू सिस्टम्स ढह गए हैं। और ये तकनीक के काम ने किया है। खासतौर से एक 100 करोड़ का चैनल, उसके सामने 4000 रुपये का मोबाइल खड़ा हो गया है। मगर चिंता उसके साथ ये भी है कि जब हम देखते हैं कि फर्जी आईपीएस बन के एक आदमी ने रुपए ऐंठने की कोशिश कर रहा था, एक झोला छाप डॉक्टर बन के कुछ करने की कोशिश कर रहा था, वो अपराध है। मगर पत्रकारिता में ये डिफाइन नहीं हुआ, तो कहां कहां अभिव्यक्ति होगी, कहां कहां अभिव्यक्ति की आड़ में दोहन होगा, और कहां अभिव्यक्त होना है वहां पर चुप्पी ओढ़कर सो जाएंगे। जैसे अगर एक महिला ने एक बात कही, तो महिलाओं के पैरोकार, अधिकारों के पैरोकार उस बेटी को अकेले छोड़ के कि नहीं ये बात तो अलग है, कट्टरता की बात, कट्टरता के समय पर मुंह में दही जमा लेना, तो एक तो अभिव्यक्त हो रहा है, बाकी समाज में ये सिलेक्टिव साइलेंस का दौर भी है। तो ये देखना पड़ेगा हमें। और खास तौर से अभिव्यक्ति की नैया के चप्पू जो चलाए हैं हमारे देश में वामपंथियों ने चलाए हैं, और मैं कहता हूं वो वामपंथी नहीं है, दामपंथी हैं। क्योंकि मुझे ऐसा वामपंथी नहीं मिला जिसके परिवार में अगली पीढ़ी में पूंजीवादी पैदा ना होता हो। अगर ऐसा होता तो अभिव्यक्ति की कहानी कुछ और होती। हमारे साथ
श्रीपाल शक्तावत जी भी हैं। राजस्थान में जो लोग बैठे हैं वैसे तो देश के प्रख्यात पत्रकार हैं, लेकिन राजस्थान का बहुत अपना चेहरा श्रीपाल शक्तावत जी, वरिष्ठ पत्रकार और थिंक 360 डिग्री के CEO, फाउंडर, एडिटर। श्रीपाल जी, आपने दोनों तरफ की तस्वीरें और सूरत हाल देखा है, तो टिप्पणी तो बहुत ही गहरी मैं आपसे आगे लूंगी, लेकिन अभी ओपनिंग रिमार्क आपका। देखिए, मुझे लगता है कि सबके अपने अपने सच हैं। किसी को लगता है कि रवीश कुमार सही बोल रहे हैं और किसी को लगता है कि सुधीर चौधरी सही बोल रहे हैं। तटस्थ किसी को नहीं चाहिए। और तटस्थ, जो अभी हितेश जी कह रहे थे कि जो रेवेन्यू मॉडल बन गया है उसमें तटस्थ पत्रकारिता की अब उम्मीद करना भी मुश्किल है। अब नहीं, ये दौर पहले भी था जब संपादक बदल दिए जाते थे, लेकिन अब जो डिपेंडेंस हुई है गवर्नमेंट पे आपकी रेवेन्यू को लेकर के, चैनल्स की, अखबारों की, उसके बाद में ये चुनौती बड़ी है। और अभिव्यक्ति की बात सिर्फ मीडिया को लेकर के ही क्यों करें? किसी को लगता है, किसी को अब रंग पे एतराज होने लगा है, किसी को सोच पे एतराज होने लगा है। सिनेमा में भी आप देखेंगे तो दो धाराएं बंट गई है। अगर आप कश्मीर फाइल्स का विरोध करते हैं तो किसी को वो अच्छा लगता है कि विरोध सही है, किसी को लगता है कि ठीक है। और वही अगर पठान पर बात आती है तो वो जो लोग जो कश्मीर फाइल्स की पैरवी कर रहे थे या विरोध कर रहे थे, उनको लगता है कि आप पठान का विरोध क्यों कर रहे हैं। उस वक्त उनको कश्मीर फाइल्स का विरोध ठीक नहीं लग रहा था, और अब पठान की बात आती है तो उनका सोचने का नजरिया बदल जाता है। तो दरअसल हम एक ऐसे समाज में अभी जी रहे हैं जिसमें दोहरापन सबके ऊपर छा चुका है, दोहरी सोच के साथ जी रहे हैं, और सबके अपने अपने सच है। उनको लगता है कि मैं जो कह रहा हूं वही सच है, और उसको लगता है कि मैं जो कह रहा हूं वही अभिव्यक्ति है। जहां तक मोबाइल की बात है, मीडिया संस्थानों के सामने खड़ी होने की, देखिए पूरी दुनिया में जो तकनीक बदलती है वो तकनीक भारत में भी आती है, देर से आती है चाहे जल्दी आती है। और वो कई जगह आपको लगता है कि वो एक चैनल जो काम नहीं कर पा रहा है, वो एक मीडिया, एक जो सिटीजन जर्नलिस्ट है या जो कोई भी एक लेमैन है, आज तक कोई ऐसी चीज तय नहीं हुई जिससे आप ये तय कर सकें कि पत्रकारिता सिर्फ यही कर सकता है। उसकी कोई क्वालिफिकेशन तय नहीं है। जिस तरह से नेतागिरी के लिए कोई क्वालिफिकेशन तय नहीं है, उस तरह से पत्रकारिता के लिए भी कोई क्वालिफिकेशन तय नहीं है। और इसीलिए इस तरह के विवाद खड़े होते हैं, होते रहेंगे, होते रहेंगे, और हम चर्चा भी करते ही रहेंगे। विक्रम जी, हाउ मच इज टू मच, ये जो सवाल है, ये ऐसा लग रहा है कि ये भी सनातन हो गया है, और इसे लेकर के भी लोगों का अपना अपना नजरिया है। मीडिया की अभिव्यक्ति या फिर अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है भारतीय मीडिया की बात, तो हालांकि अब क्योंकि मुझे लगता है ग्लोबली मीडिया एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, मुद्दे ऐसे उठाए जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे कई दिन तक भारतीय मीडिया में छाए रहते हैं। भारत के कई मुद्दे होते हैं जिनमें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी दिखाता है, लेकिन हम आज बात क्योंकि भारतीय मीडिया की कर रहे हैं, तो ये जो हाउ मच इज टू मच वाला सवाल है, वो भारतीय मीडिया के संदर्भ में आप कहाँ देखते हैं? अभिव्यक्ति की आज़ादी शुरू कहाँ से हो रही है, रोक कहाँ लगेगी, ये तय कौन करेगा? देखिए, आपने बोला हाउ मच इज टू मच, नाउअडेज पीपल आर सेइंग लेस इज मोर। आप कितना अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपनी अभिव्यक्ति में क्या शामिल कर रहे हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को आप भली भांति पहचानते हैं कि नहीं पहचानते, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ये कौन डिसाइड करेगा कि हमें कितना अभिव्यक्त करना है या कब अभिव्यक्त करना है? बड़ी सिंपल सी कहानी है। अगर आप मुझे अपने घर, मान लीजिए बहन साहब मुझे अपने घर भोजन के लिए बुलाते हैं और सब्जी में नमक ज्यादा है, क्या यह उचित है कि मैं उसी वक्त अभिव्यक्त करूं कि सब्जी में नमक ज्यादा है? बट एट द सेम टाइम जब मेरे घर पे खाना बना है, मेरी माता के द्वारा बनाए गए खाने में या मेरी बीवी के द्वारा बनाए गए खाने में नमक थोड़ा ज्यादा है, सो दैट इज अ टाइम व्हेन आई कैन से कि थोड़ा नमक ज्यादा हो गया है, कुछ ठीक कर लो इसे। तो आपको अभिव्यक्त कब करना है यह इंपॉर्टेंट है, और यह डिसाइड करने के लिए मुझे नहीं लगता कि हमें
हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता है, जब मुझे नहीं समझ में आता कि बड़ा चेंज कैसे लाया जाए, तो उसका सिंपल साइंटिफिक मेथड है, लेट्स स्टार्ट एट होम। तो अगर आज मैं अपने बच्चों को यह सिखा सकूं, मैं अपनी बीवी को यह बता सकूं, मैं अपने दोस्त को यह समझा सकूं, मात्र मेरे 5 अच्छे दोस्तों को यह बता सकूं कि तुम्हें यह चीज अभिव्यक्त करनी है, तो यह तरीका सही नहीं है भाई। इसके परिणाम कालांतर में बहुत घातक हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा, और आप इस बात पे गौर करिए, जितनी बार हमारे द्वारा अभिव्यक्ति का क्या मतलब है, एक व्यक्ति का विचार उसने आपके सामने रख दिया। जितनी बार मेरा यह विचार मेरे आसपास के लोगों के द्वारा, मेरे समाज के द्वारा समर्थित होता चला जाएगा, मेरे समाज की विचारधारा उसी ढर्रे पे डेवलप होने लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज मैं सिर्फ यह बताना चाहूंगा कि यह किसी और की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है मैम, यह आपकी, मेरी और यहां बैठे तमाम प्रबुद्ध जनों की नैतिक जिम्मेदारी कि हमें कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना पड़ेगा। थैंक यू। रमनीक जी, सवाल यही है, ऐड में इसमें ये करना चाहूंगी, विक्रम जी ने कहा कि घर से बात शुरू होती है, सुधारने की भी और बिगाड़ने की भी, मुझे लगता है दोनों ही लिहाज से। सुधार की तरफ कितना ध्यान है, बिगाड़ की तरफ कितना है, ये तो हम और आप देख भी रहे हैं और भुगत भी रहे हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं ये समझता हूं कि आपको पहले ये निश्चित और निर्धारित करना पड़ेगा कि आपका घर कितना बड़ा है। अगर आप केवल यही कहेंगे कि जी मेरी माता, मेरा भाई, मेरा बच्चा, मेरी बीवी, यही मेरा परिवार है, नहीं, भारतवर्ष हमारा परिवार है। हमने सुधार पूरे भारत में करना, ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है भाई। हम केवल अपने आप को अपने इमीडिएट फैमिली तक सीमित करें, ये भी कहीं उचित नहीं है। हम लोग जब यहां बैठे हैं, अगर आज ज्ञानम फाउंडेशन ने एक कार्यक्रम रखा है, मंच पे 4 लोग आसीन है, तो हम, ये हमारा परिवार है, हम अपने परिवार के विचारों को प्रभावित कर रहे हैं, ये हमारा दायित्व है, हमारा फर्ज है। कोई राजनेता होता है, उसके पीछे हजारों लोग खड़े होते हैं, कोई धर्मगुरु होता है, उसके पीछे हजारों लोग खड़े होते हैं, तो परिवार है भाई। आपके विचार कितने सुविचार हैं, आप किसी के मन के अंदर कितना अपने विचारों को प्रभावित कर पाते हैं, या वो व्यक्ति कितना एसोसिएट कर पाता है, जो हम इनिशियल डिस्कस कर रहे थे कि आपकी वाणी में कितनी सत्यता है, कितनी तथ्यता है, और कितना आप किसी की आत्मा को अपनी वाणी से छू सकते हैं, उतना आपको करना चाहिए। पूरा भारतवर्ष आपका परिवार है, हमको सबको इफेक्ट करना है। एक चीज है, अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात आती है, आर्टिकल 19(1)(a) में कई लैंडमार्क जजमेंट्स आई हैं, चाहे वो त्रिपुरा हाईकोर्ट की हो, चाहे वो मद्रास हाईकोर्ट की हो, सुप्रीम कोर्ट की हो। डिस्कशन ये होती है कि मीडिया की आजादी कहां पे, आपकी नो फ्रीडम इज एब्सोल्यूट फ्रीडम, नो फ्रीडम इज, आपके अभिव्यक्ति की आजादी भी एब्सोल्यूट नहीं है। आप देश के खिलाफ बोलेंगे, उसके लिए कानून है, उसके लिए संविधान है। तो न्यूज की जो बात, हम पत्रकारिता की यदि करें ना, तो इसके अंदर ना कई लोगों ने कैरियर बना लिया है, और बड़ा मतलब सरप्राइजिंग होता है। जो भी पत्रकारिता से जुड़े हैं भाई साहब, तो माने हुए पत्रकार है, सर न्यूज इज ए फिनिश्ड प्रोडक्ट, वो कई हाथों से निकल के फिर जाता है प्रिंट पे, इट्स अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो फेक न्यूज कैसे हो सकती है फिनिश्ड प्रोडक्ट है? अगर वो फेक है वो न्यूज नहीं है, और अगर वो न्यूज है वो फेक नहीं है। फैक्ट चेक की बात करते हैं, फैक्ट को चेक की आवश्यकता ही नहीं, वो फैक्ट है, वो रहेगा। लोगों ने करियर बना लिए इसमें से, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्निंग सिर्फ फैक्ट चेक के नाम पे, फेक न्यूज के। तो ये जो चीजें हैं ना, ये हमारे नॉर्मल लाइफ के अंदर एक ये इस तरीके से आपने, हाँ जी ये फैक्ट चेक है जी, ये फेक न्यूज है जी। सो ये अंडरस्टैंडिंग जब तक समाज में नहीं आएगी कि आपको ऐसे फैक्ट चेकर्स की और फेक न्यूज चेकर्स की आवश्यकता नहीं है। ये जब समाज जागरूक होता है, वो समझते हैं कि ये किस एजेंडा से आ रहा है, ये किस कारण से आ रहा है, ये फैक्ट है या ये फिक्शन है या ये एक्चुअल है। सो ये अंडरस्टैंडिंग का लेवल लाने के लिए आपको, हमको, सबको जितने हैं, we'll have to have more such conclaves, more such events to enlighten more people so that affects the thinking। आपकी सोच जब बदलेगी ना, तब आपका देश बदलेगा, और आपके जो समाज है उसके अंदर परिवर्तन आपको देखेंगे। I totally agree रमनीक जी, and it's indeed a valid point। लेकिन एक चीज़ जो आपने बहुत अच्छी कही कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा घर कितना बड़ा है। अब घर में बच्चे भी हर तरह के होते हैं, बुजुर्ग भी हर तरह के होते हैं, भाई भी हर तरह के होते हैं। अब उनको कहाँ किस तरीके से अकोमोडेट किया जाए, और जो होना ही नहीं चाह रहा अकोमोडेट वहाँ क्या किया जाए। और एक बात आप कर रहे थे, कन्विंस कैसे कर सकते हैं आप। अब हितेश जी, सवाल मेरा यही है, बुनियादी सवाल वही है, हाउ मच इज़ टू मच। और उसमें मैं रमनीक जी ने जो ज्ञान दिया उसमें से और ऐड करके आपके पास आ रही हूँ कि
कन्विंस कोई कर रहा है या प्रोवोक कर रहा है, ये भी कौन तय करेगा? मैं ज्ञान नहीं दूंगा, मैं फैक्ट की बात करूंगा। और आपने कहा कि घर कितना बड़ा होता है और भाई कैसे होते हैं, तो न्यूज़ में भी एक अलग मुंबईया किस्म के भाई लोग होते थे। उन भाई लोगों का पानी उतर गया है। और आपने जो कहा रमणीक ने बहुत, कि न्यूज़ अगर फिनिश प्रोडक्ट है, तो मैं इसके 3 वेरिएंट्स देखता हूं। एक मिस इन्फॉर्मेशन है, एक डिस इन्फॉर्मेशन है और एक मैल इन्फॉर्मेशन है। मिस इन्फॉर्मेशन वाली बात में यह है कि खबर मेरी गलत हो सकती है, नीयत और मंशा मेरी गलत नहीं है। डिस इन्फॉर्मेशन वाली बात में है कि खबर भी मैंने तोड़ मरोड़ दी क्योंकि मेरी नीयत गलत थी। और मैल इन्फॉर्मेशन वाली बात में यह है कि कोई तथ्य ठीक हो सकता है मगर मैंने उसका कॉन्टेक्स्ट ऐसा सेट किया है कि उससे गड़बड़ी हो रही है। जैसे सीएल वेपर ने कहा था, मिस कोटिंग इज हाफ कोटिंग इज मिस कोटिंग इज क्राइम एंड हाफ कोटिंग इज डबल क्राइम। तो ये डबल क्राइम करते हुए भी मीडिया को पकड़ना चाहिए। जो सनसनी और अपराध बताते हैं वो मीडिया को भी पकड़ना चाहिए। एक चित्र रखा मगर उसका संदर्भ कुछ और है। आप फैक्ट चेक की बात कर रहे थे, तो अभी हमने एक बहुत सारे इसमें स्वनामधन्य सारे फैक्ट चेकर आ गए। हमने जब थोड़ा सा खंगाला तो 36 झूठ पकड़े। हमने उस पर स्टोरी छापी कि जिनका सच से 36 का आंकड़ा है वो सच बताने की बात करते हैं। तो फैक्ट चेकर का फैक्ट चेक करना ये जरूरी हो गया क्योंकि उन्होंने धंधा बना लिया है। मैं जो बार बार कह रहा हूं कि ये रेवेन्यू जिनकी नजर में था, उन्होंने एक नया धंधा तलाश लिया है। अभिव्यक्ति वगैरह बाकी सारी चीजें उनके लिए ये फैशनेबल अंदाज में चीजों को कॉइन करते हैं। बाकी चिंता रोटी पानी की है, सरकार की होगी, सरोकार की चिंता नहीं है, ये मुझे लगता है। बहुत उचित, बहुत उचित। श्रीपाल जी, सवाल वही कि कितना बहुत हम कह सकते हैं। और एक बहुत अच्छी बात जो यहाँ पर हितेश जी ने कही कि सरोकार की चिंता नहीं है, सरकार की चिंता है, व्यापार की हो सकती है, तो चिंताएं दूसरी हो सकती है जो दिखाई। इसमें जोड़ देता हूं मैं, जब मैं सरकार की बात करता हूं तो खास तौर से कुछ लोग, एक शब्द कॉइन किया गया गोदी मीडिया, और उन लोगों के द्वारा कॉइन किया गया जिन्हें सरकार की गोदी में बैठने की आदत पड़ी हुई थी और जिनका काम बिना मोदी के नहीं चलता, उसको गाली दिए बिना अपना प्राइम टाइम सेट नहीं होता। मतलब सरकार के फ्रेम से बाहर समाज के बूते कुछ बात कर सकते हैं। ये समाज सिर्फ अपराध नहीं कर रहा है, बहुत सारे अच्छे काम भी कर सकता है। प्राइम टाइम में हम उन लोगों की बात कर सकते हैं। पद्म पुरस्कार कोटरी को बंटते थे खाली, आज समाज के लिए काम करने वाले लोगों को मिलते हैं। उन लोगों की कहानियां भी समाज की कहानियां हैं। उस सकारात्मकता को जो लोग रोकते हैं वो इस समाज की सही अभिव्यक्ति को भी रोकते हैं। तो श्रीपाल जी, मतलब वो चीज जो आप जिससे लाभान्वित हो रहे थे तब तक सब उचित था, सब नीतिगत तरीके से चल रहा था, लेकिन जब आपको लगता है, अभी ये सोच कहीं भी आ सकती है, तो अगर आपको ये लगता है कि अब आप पाले की दूसरी तरफ हैं, तब अब आपको सब लोग एक टारगेट पे लगते हैं। देखिए, अभी जो इन्होंने एक टर्म यूज किया, सरकार की चिंता है, सरोकार की नहीं है। जो आज सरोकार की बात कर रहे हैं, जिनको लगता है कि अब वो खतरे में है, वो कुछ साल पहले सिक्योरिटी के साथ चलते थे। मैंने देखा है जो 6-6, 8-8 कांस्टेबल्स के बीच में, सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच में चलते थे। उनको अचानक उनकी अभिव्यक्ति अब खतरे में आई है, लेकिन उनको लगता था कि पहले से वो खुद को खतरे में महसूस करते थे। दरअसल जो बात अभी कह रहे थे हितेश जी कि प्राइम टाइम जो है वो फोकस्ड हो गया, या तो मोदी के पक्ष में होगा या मोदी के खिलाफ होगा। ये बहुत सीधा सीधा एक वो हो गया जिसमें आपके लिए समाज पीछे छूट रहा है, सरकार के कामकाज के तरीके पीछे छूट रहे हैं, और उसके पीछे इंटेंशन क्या है वो सबसे बड़ी बात है। और दोनों ही पक्षों के अपने अपने तर्क हैं, दोनों के कहने का तरीका ये कि जो हम कह रहे हैं वही अंतिम है, सच है। अगर आप दुनिया के दूसरे हिस्से में जाओगे तो आपको लगेगा कि भारत का एक डायस्पोरा तैयार हुआ अलग अलग देशों में,
लोग सोचने लगे, बात करने लगे, और वो डायस्पोरा तैयार हुआ। एक प्रधानमंत्री आता है गुजरात से निकल करके, और वो वहाँ पर डायस्पोरा तैयार करता है, वहाँ पर एक ताकत खड़ी करता है। वो लोग पहले भी थे वहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थे, ब्रिटेन में मौजूद थे, सब जगह मौजूद थे। तो वहाँ जाने के बाद में समझ में आता है कि इन यात्राओं के पीछे भी एक कोई मकसद होगा, कि आपका एक दबाव समूह बने, आपके लोग एक मंच पर आए, वहाँ की सरकारें आपको गंभीरता से लेना शुरू करें। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी राजनेता या कोई भी सरकार 100% गलत भी नहीं करती और 100% सही भी नहीं करती है। देखने की बात है कि वो जो कर रहा है उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या है, कोई मेलाफाइड इंटेंशन है या बोनाफाइड इंटेंशन है, और उसके लिहाज से सोचने की जरूरत है। और मैं अभिव्यक्ति की आज़ादी सिर्फ मीडिया तक ही क्यों सीमित रखें, फिल्मों में भी यही दौर चल रहा है। कुछ लोगों को एक फिल्म से इतराज है, जो तर्क उस फिल्म को लेकर के ले रहे हैं, वो जब दूसरी फिल्म आती है तब उनको लगता है कि नहीं, ये तो, उनको स्टैंड बदलते हुए आप देखेंगे। और अब जब सोशल मीडिया का दौर है, कॉपी पेस्ट का दौर है, जो एक टर्म यूज किया जा रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का दौर है, उस वक्त बहुत ज़्यादा चिंता की स्थिति है कि एक जो मैसेज तैयार किया गया उसके पीछे इंटेंशन क्या है, और वो किस तरह से कॉपी पेस्ट होता हुआ आगे बढ़ता है, वो किस तरह से हमारे समाज को विखंडित करता है, हमारी सोच पे सवाल खड़े करता है। और तब लगता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन उसकी भी अपनी सीमाएं होनी चाहिए। एक व्यक्ति के लिए समाज भी महत्वपूर्ण है, उसकी विचारधारा महत्वपूर्ण है, और उससे ऊपर राष्ट्र भी महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी। इंटरनेट के इस्तेमाल से खास तौर से, और अब 5वां स्तंभ स्वयंभू तरीके से सोशल मीडिया को कहा जाने लगा है। तो जब सोशल मीडिया आया तो ये कहा गया कि जिस ग्लोबल विलेज की हम बात करते थे, दरअसल अब ये लगभग वही हो गया है। हम सब ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। जहाँ तक संचार की बात है, जहाँ तक सूचनाओं के संप्रेषण की बात है, लेकिन भारत जैसे देश के लिए ये समझना, या फिर वो लोग जो इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़ासतौर से एक बड़ा वर्ग है, हितेश जी, रमणीक जी और श्रीपाल जी भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, बहुत सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा वर्ग जो है वो युवाओं का है, जो एक्टिव है, जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी कंज्यूम की जा रही है जो उनके इस्तेमाल की भी नहीं है। हो सकता है एक एज ग्रुप तक उन तक पहुंचनी भी नहीं चाहिए। हर तरीके की इन्फॉर्मेशन है, ओवर सप्लाई ऑफ इन्फॉर्मेशन है, और सबसे डराने वाली बात है कि दुनिया के कोने कोने से वो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाई जा रही है। फिल्टर करने का कोई माध्यम नहीं है। भारत जैसे देश में जहाँ पर चीज़ें पहले से ही वॉलेटाइल हैं, हमारी चाहे वो भौगोलिक पृष्ठभूमियाँ हों, राजनीतिक हों और दूसरे तमाम मुद्दे हों, उन सब के चलते वैसे ही यहाँ चीज़ें लगातार किसी ना किसी, हम कह सकते हैं कि परेशानी भरे माहौल में रहती हैं। वहाँ पर कोई ऐसा साधन अब तक नहीं बन पाया है, या कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं डेवलप हो पाया है कि वो जो अभिव्यक्ति है उसमें आप कहीं फिल्टर लगा सके जो पहुँच रही है। इसे क्या माना जाए? देखिए, जब आप बात करते हैं युवाओं की और उन तक पहुंचने वाली फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन की, मैं सबसे पहले यहाँ मीडिया से एक दरख्वास्त करूंगा और एक सजेशन देना चाहूँगा। जैसे अब मेरे साथी हितेश जी ने बोला कि 3 तरह की इंफॉर्मेशन हैं, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, मैल इन्फॉर्मेशन, चौथी भी ऐसा एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन, अति सर्वथा वर्जित है। आपने क्या किया है, आप देखिए, एक समय हुआ करता था जब समाचार आता था, एक निर्धारित समय पे अपन चैनल खोलते थे और जिन लोगों को उत्सुकता होती थी देश विदेश के बारे में जानने की, राजनीति के बारे में जानने की, आज की जमाने में क्या चल रहा है, स्पोर्ट्स के बारे में जानने की, वो उस निर्धारित समय पे समाचार चैनल को खोल के निर्धारित समय पे आप जानकारी एकत्रित करते थे। एंड नाउ यू हैव फोन्स, आप नहीं देखना चाह रहे हैं तो भी नोटिफिकेशन ऊपर से स्क्रॉल डाउन हो रहा है एंड यू हैव टू सी, हेडलाइन आप देख रहे हैं, और इसका सीधा स्पष्ट फर्क, सीधा स्पष्ट असर हमारी युवा पीढ़ी पे पड़ रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो एक्सेसिव इंफॉर्मेशन है, किसी एक शख्स ने, किसी ए ने किसी एक्स के लिए एक छोटा सा ट्वीट कर दिया, अब उस ट्वीट, वो जिसने ट्वीट किया उसने दोबारा रीट्वीट भी नहीं किया, वो तो गायब हो गया, शायद बाद में डिलीट भी कर चुका है, लेकिन मीडिया जो है इस
प्रकार उसका दोहन कर रही है कि अगर हम ना चाहें तो भी दिन भर हमें उसके बारे में 10 से 20 बार सोचने को मिल रहा है। तो मेरा यहां पे इंडिविजुअल तौर पे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यहां मीडिया भी अपनी जिम्मेदारी निर्धारित करे। आपने कहा था ना कहां इसकी सीमा निर्धारित होगी, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, तो यहां मीडिया की एक बेहतर बड़ी जिम्मेदारी हम सबको स्पष्ट रूप से दिखती है कि इतना दोहन न करें किसी चीज का कि उसका असर उन लोगों पे पड़ना पड़े जो कल तक न्यूट्रल थे, कुछ समझते नहीं थे, लेकिन बार बार यू आर बैंगिंग ऑन देयर हेड नेगेटिव थिंग, सब बार बार सामने आएगा। अभी जयपुर में तकरीबन काफी लोग यहां जयपुर से बैठे हैं। द्रव्यवती नदी का ना इन दिनों शायद कचरे की व्यवस्था बिगड़ चुकी है, तो पूरे शहर में लगभग आधे शहर में बदबू से बहुत बुरा हाल है। आप सहमत हैं क्या मेरी इस बात से साहब? सहमत हैं? यहां काफी लोग सहमत है, बदबू से बहुत बुरा हाल है। वहां पास में नाले के पास ना गुलाब जी चाय, बड़ी फेमस पुरानी, सभी लोग जानते हैं जयपुर के, गुलाब जी चाय खुला है। कुछ समय पहले, लगभग 10-1 दिन पहले, मैं अपने मित्रों के साथ गुलाब जी चाय जब पहुंचा तो नाला बिल्कुल समकक्ष होने के कारण इतनी जबरदस्त बदबू थी कि थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगा कि यार कहीं और चलते हैं। समहाउ वहां रुक गए और मुश्किल से 12 से 13 मिनट में अकमलेटाइज हो गए, उसके साथ एडजस्ट कर लिया उस बदबू के साथ, और हमने वहां तकरीबन 1.5 घंटा गुलाब जी चाय पे बिताया। यही आपके मेरे बच्चों के साथ हो रहा है, यही समाज के साथ हो रहा है। उसको बार बार अभिव्यक्ति के नाम पे ऐसी चीज परोसी जा रही है जिसके बारे में शायद वो सोचना नहीं चाहता, लेकिन वो उस बदबू से, उस गंदगी से धीरे धीरे आत्मसात होता जा रहा है और हमारा समाज नीचे जा रहा है। आप सबकी, मेरी, जैसा रमनीक भाई ने कहा कि घर हमारा अपना घर नहीं, पूरा समाज, पूरा देश हमारा घर है, तो आपकी, मेरी और मीडिया की नैतिक जिम्मेदारी है कि उतना ही परोसें थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। रमनीक जी, एक्सेसिव इंफॉर्मेशन की बात हो रही है और खासतौर से हमारा जो यूथ है, परसेप्शन पहले बनाता, रिएक्शन पहले देता है, परसेप्शन बाद में बनाता है, समझता चीज़ों को बाद में है। ऐसे में जो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जा रही है उसे फिल्टर आउट करने का कोई तरीका? देखिए, जिसको आप फिल्टर कह रहे हैं ना, उसका जो आधिकारिक शब्द है सेंसरशिप। तो एक आई एम कमिंग टू दैट। रेगुलेटरी बॉडीज, देखिए शुरू कहाँ से होती हैं? पत्रकारिता का जो सब्जेक्ट है उसकी रेगुलेशन नहीं है, इट्स अ प्रोफेशन। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स के सब रेगुलराइज्ड हैं, सीटें किस कॉलेज में कितनी होंगी सब रेगुलराइज्ड है, इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में सब कुछ है, पत्रकारिता में नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, इस प्रोफेशन में से निकल के जो पत्रकारिता करते हैं, मास कम्युनिकेशन करते हैं, उनके लिए फिर IAS, IPS, ये जो UPSC, उनके लिए ऑप्शन नहीं रहता है। तो देयर आर रेगुलेशंस व्हिच नीड टू बी चेंज्ड, जहां पे कहीं पे सरकार को इस पे चिंता करनी चाहिए, वो करनी चाहिए। बहरहाल विल कम बैक टू द टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे। देखिए, आपने बात करी कि प्रो मोदी और एंटी मोदी, इसको आप राइट विंग और लेफ्ट विंग कह लीजिए एक बार के लिए। हम कहते हैं भाई ये राइट विंग मीडिया है, ये लेफ्ट विंग मीडिया है। मीडिया के अगर विंग है तो उसको चिड़िया मान लीजिए, एक पर की चिड़िया नहीं उड़ सकती। केवल दाइना पर हिलाते रहेंगे, नहीं उड़ेंगे, पहले केवल बैला हिलाते रहेंगे, लेफ्ट यू विल नॉट फ्लाई, यू नीड बोथ, यू नीड अ बैलेंस टू फ्लाई। जहाज में भी उसके चारों इंजन चलने चाहिए, केवल 2 चलेंगे तो नहीं उड़ सकता। सो सिमिलरली मीडिया कंजम्पशन की बात है। देखिए, बात बार वहीं आती है, जागरूक करने की बात आती है। देखिए, एक्सेसिव इंफॉर्मेशन फ्लो होती है, पर कितनी आपने उसमें से लेनी है, कितनी नहीं लेनी है, आपकी इच्छा है। आपने कौन से प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब किया है जो आपके नोटिफिकेशन बार में ब्लिंक करेगा, वो आपकी चॉइस है। टीवी के ऊपर आज DTH पे जाएंगे, 50 न्यूज चैनल्स हैं, आपने कौन सा सुनना, वो आपकी चॉइस है। और चॉइस की बात आती है, जो ये जमहूरियत है, ये डेमोक्रेसी है, हमारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में अगर हम बात करें तो जब भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार में 2014 में आई, तब भी एक पॉपुलर वोट का मेजोरिटी चंक विपक्ष में था। करीबन 60, 62, 63% जो है, इट वाज अगेंस्ट द बीजेपी। 19 में फिर दोबारा सत्ता आई, उससे बड़े मार्जिन से आई, फिर भी पॉपुलर वोट अगेंस्ट था। हिमाचल में 1% से कम का अंतर था, 15 सीटों का फर्क आया। बात वो नहीं है, बात यह है कि आप क्या एब्जॉर्ब करना चाहते हैं और आप क्या सोखना नहीं चाहते, ये आपकी चॉइस है। उसके लिए जागरूक करना समाज को, वो हमारी जिम्मेवारी है, जो इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे। एक्सेसिव इंफॉर्मेशन पहले भी थी, आज भी है, मीडियम्स चेंज हो गए हैं तो लोगों तक पहुंच रही है। यूक्रेन में जंग हो रही है, उसकी हमारे को रोज नोटिफिकेशन आ रही है, इतने बज के इतने मिनट पे कीव पे बम फेंक दे, भाई हमने क्या करना। मेरे शहर में जो व्यवस्थाएं वो दुरुस्त हैं, अब नाली की बात कर रहे हैं, उसकी बदबू ठीक हुई है नहीं, एक्लेमेटाइज नहीं होता, जो चीज सही नहीं है उसको दुरुस्त करना, ये हमारी सबकी जिम्मेवारी है। और उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी फिक्स करनी है,
वेदर इट्स गवर्नमेंट, इट्स अ रेगुलेटरी बॉडी, या वो चैनल ही है। देखिए कई बार ऐसा मैं आपको बता देता हूं, पहले, अब तो नहीं, मैंने रिसेंट पास में देखा, अखबार में जब कोई गलत खबर छपती थी तो चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो धर्म नेता हो, या चाहे वो राजनेता हो, उस अखबार के दफ्तर के बाहर धरना लग जाता था और अगले दिन एक उनको छापनी पड़ती थी, माफीनामा छापना पड़ता था कि भाई हमारे से ये गलत छपी। आजकल पीपल आर गेटिंग अवे विद मेकिंग मिस्टेक्स। सबसे बड़ी बीमारी है कि गुनाह करते हैं, गलत चलाते हैं, गलत करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आर गेटिंग अवे विद इट। देयर इज नो पेनल, इसके अंदर कोई पेनल्टी नहीं है। हद होता है कि आपने फ्रंट पेज पे एक बड़ी खबर छाप दी, ये हुआ, अगले दिन उसका आप माफीनामा 2 लाइन में कहीं पे कोने में छाप देते हैं, एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सिंग जो है, जब तक आप जिम्मेवारी किसी की तय नहीं कर देते, वेदर इट्स अ रेगुलेटरी बॉडी, या इतनी सूचिता हो, इतनी समझदारी हो कि आपके डेस्क पे से निकल के जो पब्लिश हो रही है या जो आपके यहां से ट्रांसमिट हो रही है, उसके ऊपर नीचे टिकर चल जाते हैं जी, और टिकरों के ऊपर बहस हो जाती है। जैसे अभी कहा कि वो ट्वीट डिलीट कर देते हैं, पर उसके ऊपर कई कई दिन तक खबर चलती रहती है। दैट इज एजेंडा बेस्ड प्रोपेगेंडा। मेरे से नहीं, इट मे नॉट बी ऑलवेज, बट यू कैन सेफली से दैट इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम एन एजेंडा बेस्ड प्रोपेगेंडा। किसी ना किसी के फेवर में कोई ना कोई टारगेट होता है उसका, एट द एंड ऑफ द डे किसी ना किसी को लाभ हो रहा होता है, उसके किसी ना किसी को हानि हो रही होती है। हितेश जी, आप जो रमणीक जी कह रहे हैं उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? और रमणीक जी का कहना है एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन पहले भी थी, आई एग्री, एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन। मैंने इससे पहले मेरे हाथ से माइक चला गया था, दूसरी बार मैंने ज्ञान नहीं दिया, जो ठीक लगा वो बताया। नहीं जी, why ज्ञान is always taken as something in the negative perception, but मुझे लगता है कि लोगों को, यहाँ जो लोग बैठे हैं सब प्रबुद्ध हैं, और मुझे लगता है कि उन्हें और ज्ञान मिलेगा तो उनकी जानकारी में, मैं ये मतलब यहाँ से एक्सेप्ट करती हूँ, मुझे ज्ञान चाहिए, और मुझे ये मानने में कोई आपत्ति नहीं है कि आपसे जो ज्ञान मिल रहा है उससे मेरी जानकारी में इजाफा हो रहा है, और इसे मैं लेकर आगे जाऊंगी। हितेश जी, एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन पहले भी थी, रमणीक जी कह रहे हैं, अब भी है, लेकिन सवाल ये है कि अब उस एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन का फायदा उठा करके अपने हित कौन साध रहा है? एक सवाल ये भी ऐड हो गया जी। जब हम एक्सेसिव इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तब हमें साथ साथ लिमिटेड मीडिया इवेंट्स को भी याद रखना चाहिए। अगर आप इस मीडिया की यात्रा को देखें तो पुरानी फिल्मों में, अभी के बच्चों को तो ध्यान नहीं होगा, मगर अखबार बिकता था, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, तो जो हॉकर आज की ताज़ा खबर की हेडिंग उसके पास बेहतर है वो बेच जाता था। बाद में लगा कि आज की ताज़ा खबर में तो 24 घंटे हो जाते हैं। इवनिंगर आए, फिर वो चटपटी और थोड़ा सा मिसलीडिंग किस्म का पत्रकारिता वहाँ शुरू हुई। इवनिंगर आता था, वो खबर का हेडिंग कुछ ऐसे बताता था, जैसे दिल्ली में मैं बताऊं, हेमा मालिनी जल मरी। आप अखबार ले लेते थे कि क्या हो गया, पता चला शाहदरा में कोई एक महिला है, उसका नाम हेमा मालिनी है। वो आप जब तक आप अखबार ले चुके होते थे। उसके बाद तीसरा चरण आया, उस समय मीडिया ने कि टीवी जब पहली बार 1 घंटे के लिए आया तो उसने कहा कि नहीं, अखबार इवनिंगर देर से देते हैं, अब हम खबर परोसेंगे। तो ये एक तरफ से इंफॉर्मेशंस थी, दूसरी तरफ तकनीक उसकी गति बढ़ा रही थी। चौथी चीज हुई कि 1 घंटे वाला टीवी जब 24 घंटे का हो गया तो आप कह रहे हैं समाज प्रबुद्ध होगा, मगर मीडिया जिन हाथों में था वो इतने प्रबुद्ध थे क्या? वो इस समय तक 24 घंटे जो खबरें चला रहे थे। मुझे याद है दिल्ली में, मैं उस समय शायद इंडिया टुडे में मैं हुआ करता था उस समय पर, हम देख रहे थे टिकर, एक खबर चली, दिल्ली में बर्फ गिरी। मैंने कहा यार दिल्ली में हूं मैं कनॉट प्लेस में बैठा हूं, बर्फ कहां गिरी? देखिए ब्रेक के बाद, देखिए ब्रेक के बाद, थोड़ी देर ब्रेक के बाद पता चला कि सीलमपुर के पास कोई ट्राला उलट गया जिसमें बर्फ लदी हुई थी। तो ये खेल करना भी मीडिया ने शुरू किया। सांप, नाग, नागिन, कुंजीलाल 3 बजे मरेंगे, स्वर्ग को जाने वाली सीढ़ी, और जो स्वर्ग को जाने वाली सीढ़ी बता रहे थे तब, आज मीडिया को ज्ञान बता रहे हैं वो। तो ये जो मीडिया के जो कलाकार थे, भाई आपके यहां राजस्थान में एक जादूगर होगा, दिल्ली में एक बाजीगर और है, उसने मीडिया को बहुत अच्छे से साधा है। विचार पे चलता मीडिया तो सही था, मगर उसने विज्ञापन से बांधा है, उसकी बात कोई नहीं करता। जिस समय रेवेन्यू मॉडल गिर रहे हैं मीडिया के, उस समय राजनीति उसको अपने तरीके से अप्रोप्रिएट करने की एक अलग तरीके से कोशिश कर रही है। अभिव्यक्ति का गला तो वहां पे भी घोटा जा रहा है। श्रीपाल जी, मीडिया का जो बदलता हुआ दौर या चेहरा है उसकी बात भी की तेज जी ने, लेकिन जो दिखाया जा रहा है वो देख कौन रहा है? जो बेचा जा रहा है उसके बायर्स भी तो लगातार बने हुए हैं।
बिल्कुल, जो सोशल मीडिया का दौर है उसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा रोल है कि मैं सर्च क्या कर रहा हूँ, मैं देख क्या रहा हूँ। अगर मैंने एक चीज 3 बार सर्च की तो अगली बार से वो अपने आप आने लगेगी। वहां पे ये मुझे तय करना है कि मैं क्या देखना चाहता हूं। टेलीविजन में मेरे पास में रिमोट है, तो एक तरीका होता था कि समाज में अगर कोई गलती करता था तो उसका सामाजिक बहिष्कार होता था, पूरा समाज बहिष्कार करता था। तो हम उस तरह से नहीं कर सकते, लेकिन जो एक इंटेंशन के साथ में इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, एक एजेंडा के साथ इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसका बहिष्कार करना तो मेरा राइट है। मैं उस अखबार को बंद कर दूंगा, मेरे पास में रिमोट है, उस चैनल को देखना बंद कर दूंगा। एआई मुझे इस तरह की चीज परोसे ही क्यों, अगर मैं उसको देखना नहीं पसंद करता हूं। लेकिन अभी दिक्कत ये हो रही है कि अभी कॉपी पेस्ट का दौर चल रहा है। कई लोगों को तो लगता है कि यार सुबह के 9 बज गए, अभी तक मैंने कुछ नहीं भेजा, तो वो आप एक कॉपी करेगा और 100 ग्रुपों में एक साथ डाल देगा। उसको लगता है कि मेरे जिंदा होने का सबूत ही है। थोड़ी देर बाद में ऐसा नहीं हो कि लोग पूछने लग जाएं आप कैसे हैं, तबीयत तो ठीक है ना। तो बिना पढ़े जो सूचनाएं आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। और उस दौर में देखिए, पत्रकार पे आप दोषारोपण नहीं कर सकते, वो भी तो समाज से ही आ रहा है। समाज में जो कुछ हो रहा है वो उसी का प्रभाव उसके ऊपर आ रहा है। और दूसरा, बीइंग जर्नलिस्ट मैं अपना काम कर सकता हूं, लेकिन मेरा जो मालिक है उसकी तो अपनी जरूरतें हैं, उसको सरकार को भी साधना है, सरकार से उसको विज्ञापन भी साधना है। उसके अब सिर्फ उसके लिए एक मीडिया हाउस नहीं है, एक चैनल या अखबार का मालिक नहीं है, उसके कई प्रोडक्ट हैं जिनको भी उसको अपने तरीके से ठीक करना है। मुझे कई बार लगता है कि जो विचारधारा के आधार पे पत्रकारिता होती थी या होती है वो ज्यादा ठीक है। कम से कम जो उसका रीडर है उसको पता तो है कि ये इस आइडियोलॉजी का अखबार है, आइडियोलॉजी की पत्रकारिता है, इस आइडियोलॉजी की पत्रिका है। अगर मुझे पांचजन्य सब्सक्राइब करना तो मुझे पता है कि वो किस तरह की विचारधारा के साथ है। हमारे यहाँ पे राजस्थान में दैनिक नवज्योति जब कोई खरीदता था तो पहले से मान लिया जाता था कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी का आदमी है। या राजस्थान पत्रिका को उस जमाने में खरीदा जाता था तो उनको लगता था कि ये बीजेपी, एक अलग तरह का ही खेल चल रहा है। और आप तो खुद न्यूज रूम में है, खबर को हितेश जी हमारे टेलीविजन में खबर को फ्लैश करने के बजाय वो कहते हैं आज इस खबर पर खेलते हैं। आप देखिए, आप खबर से खेल रहे हैं, आप इमोशन से खेल रहे हैं, आप आइडियोलॉजी से खेल रहे हैं और आप देश से खेल रहे हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये विषय इतना गहन है कि इस पे चर्चा मैं निजी तौर पर चाहती हूँ घंटों हो, लेकिन क्योंकि हमने शुरू में कहा था कि हम कुछ कंक्लूसिव बात भी करेंगे, तो मैं अब एक कंक्लूसिव रिमार्क लूंगी, अपने खतरे पर लूंगी, एट माय ओन रिस्क, क्योंकि जय भैया ने मुझे काफ़ी टाइम पहले ही चिट पकड़ा दी है, समय का अभाव है और वो अभाव में आगे लेकर के जा रही हूँ। तो विक्रम जी, कंक्लूसिव रिमार्क में चाहूँगी इस पर। देखिए, मेरे एंड पे कंक्लूसिव रिमार्क बड़ा सिंपल है। आपको अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अपन समाज की और परिवार से आगे देश की बात तभी करेंगे जब तक हम सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले लेते। कुछ भी अभिव्यक्त करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ठहर के सोचें। मैं एक शिक्षक हूं, मैं सीधा सॉल्यूशन पे बात करता हूं। आपको कॉन्सिक्वेंसेस आज सोचने पड़ेंगे कि आप क्या अभिव्यक्त करने जा रहे हैं, इसका आगे क्या परिणाम हो सकते हैं, उसके बाद आप अभिव्यक्त करें। थैंक यू सो मच। अभिव्यक्ति को स्वतंत्र रहने दीजिए, विचारों का जो प्रवाह है उसको स्वतंत्र रहने दीजिए। जिस प्रकार से अभिव्यक्ति खरीदी और बेची जाती है, ये कमोडिटी बन गई है, ना सिर्फ मीडिया में, इवन समाज में। आप किसी गठ से, किसी दल से जुड़े हैं तो आप उसकी भाषा बोलते हैं, आपको उससे लाभ हानि का विषय नहीं है। जैसा भाई साहब ने कहा है, उस पर विचार कीजिए, सोचिए। अभिव्यक्ति को कमोडिटी मत बनाइए। और विशेष तौर पे जो बाजीगर की बात हो रही थी, तो वो चमत्कार ही है एक प्रकार से, क्योंकि पंजाब में मैं देख रहा हूं कि अभिव्यक्ति पत्रकार के हाथ में नहीं है, जो लिख रहा है उसके हाथ में नहीं, डेस्क के हाथ में नहीं, एडिटर के हाथ में नहीं, मालिक के हाथ में है कि क्या छपेगा। क्यों? संस्थान उसका है।
तो अभिव्यक्ति खरीदी और बेची नहीं जानी चाहिए कमोडिटीज की तरह, ये मेरा विचार है। और इसको प्रभाव को आना चाहिए, जो खिलाफ बोलता है खिलाफ भी सुनिए, जो पक्ष में अच्छे काम हो रहे हैं उनको भी सुनिए, एक बैलेंस सा व्यू आने दीजिए। और जनता है, समाज है, लोग समझदार हैं, लेट देम फॉर्म ए इंडिपेंडेंट ओपिनियन। और इवेंचुअली ये जितना भी खेल, जैसा बोला ना न्यूज रूम में खेल, ये जितना भी खेल है इवेंचुअली इट्स अ पावर गेम। चाहे वो रेवेन्यू मॉडल हो, चाहे वो इवेंचुअली किसको लाभ और किसको हानि हो रही। देखिए आप जब भी इसको डीपली ऑब्जर्व करेंगे, जैसे भाई साहब ने बोला कि आप देखिए सोचिए, एक कोई ना कोई व्यक्ति उसके रिसीविंग एंड पे होता है जिसका लाभ या नुकसान होता है, वो इट इज फॉर समबडी एंड इट इज अगेंस्ट समबडी। वो ना करके बैलेंस कर लीजिए, सॉल्यूशन है उसका। मुझे लगता है ये तकनीक का दौर है और तकनीक के माध्यम से ही ये परिष्कार होना चाहिए। एक तो पहला, लोकतंत्र युक्त नियंत्रण की बात करता है और ऐसा नहीं हो सकता अभिव्यक्ति के मामले में कि सरकारों पर टिप्पणी हो सकती है मगर न्यायपालिका पर तो जी कोई टिप्पणी ही नहीं हो सकती, ऐसा भी नहीं हो सकता। और दूसरा ये भी नहीं है कि आप टिप्पणी कर रहे हैं तो उसमें किसी भी हद से बाहर जा रहे हैं, फिर मैं खाली एक की बात नहीं कर रहा, कहीं पर भी। तो ये जिम्मेदारी और नियम निर्देशन मीडिया के लिए भी होने चाहिए। दूसरा, जो सिलेक्टिव साइलेंस की मैंने बात कही, चुनिंदा चुप्पियों की जो मैंने बात कही, कुछ लोग जो वैसे आंदोलनजीवी होने का दम भरते हैं और खास मुद्दों पर जब समाज में आग लगी हुई है खास तरीके से चुप हो जाते हैं, उनकी डॉक्सिंग होनी चाहिए। कौन से वो लोग हैं, पत्रकारिता में रहकर वो आंदोलन करने की कोशिश करते हैं और एक समय चेहरा बदल लेते हैं। शर्जील इमाम की बात करें, सिद्दीक अप्पन की बात करें, उनके काम क्या पत्रकारों वाले काम हैं? एक समय बाद में बोल देते हैं कि नहीं ये आंदोलन से जुड़ा हुआ है, ये स्कूल से जुड़ा हुआ, ये कॉलेज से जुड़ा हुआ लड़का है। उससे पहले प्रोपेगेंडा जो उनके पोर्टल्स हैं उस पर लगातार वो कंट्रीब्यूट करते हैं। ऐसे लोग जो देश को काटने की, बांटने की, हिंसा की बात कर रहे हैं, वो पत्रकार हैं क्या? इसका अगर हिसाब नहीं होगा तो मुझे लग रहा है कि पत्रकारिता थोड़ी सी छान फटक मांग रही है। देखिए, मुझे लगता है रीमा जी कि मीडिया जब तक सोसाइटी पे फोकस नहीं करेगा, सोसाइटी की पॉजिटिव स्टोरीज पे फोकस नहीं करेगा, उनकी डिमांड पे फोकस नहीं करेगा, तब तक ये चीज़ें चलेगी। जब तक आपका एजेंडा राजनीति प्रभावित होगा, राजनीति तय करने के लिए होगा, तब तक फिर दिक्कतें रहेगी। तो पहले पॉलिटिक्स के लिए बहुत कम स्पेस होता था, 3 C's की बात होती थी, क्रिकेट, सिनेमा और क्राइम की। उस वक्त भी समाज कहीं न कहीं पीछे छूट रहा था, लेकिन हमारे समाज में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। अगर हम उन खबरों को दिखाना चालू करें तो मुझे लगता है कि उनसे कई चीज़ें बदल सकती हैं। और अगर वो रेशो हम बढ़ा दें और धीरे धीरे पॉलिटिक्स और 3 C's को हम पीछे छोड़ दें। आप पूरी दुनिया के दूसरे अगर डेवलप्ड कंट्रीज के अखबारों को देखेंगे तो वहाँ पर बहुत कम खबरें मिलेगी जो क्राइम पर होगी, वहाँ की पॉलिटिक्स पे होगी। वहाँ इकोनॉमिक्स पे अलग पेज होंगे, सोसाइटी को लेकर के अलग पेज होंगे। लेकिन हमारे यहाँ आप देखेंगे कि क्राइम को भी किस तरह से, आप टेलीविजन की बात नहीं करें, अखबार में भी किस तरह से बिक रहा है। तो वो एक चिंता की बात है और उसको मुझे लगता है कि ठीक करने के लिए सबसे पहले तो मालिकों के साथ एक बैठक होनी चाहिए कि भैया आपके सरोकार और भी हैं, आपको कुछ बेचना, नमक बेच लो, तेल बेच लो, है ना। श्रीपाल जी का सुझाव जाएगा, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। और कुल मिलाकर के ये जो प्रबुद्ध पैनल रहा, एक बात तय हुई कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सिलेक्टिव साइलेंस की बात भी की गई, जिम्मेदारी की बात भी की गई, भीतर झांकने की भी बात की गई और आगे उस लिहाज से कदम उठाने की बात की गई। तो महाकवि की पंक्तियों के साथ समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास बदला जाएगा, भविष्य अच्छा होगा और वर्तमान में प्रयास ऐसे होंगे। हमारी इस चर्चा से जो निकल कर आएगा उसका जो कंक्लूजन है वो दूर तक जाएगा, हम इस बात की उम्मीद करते हैं। ज्ञानम के मंच से विक्रम जी आपका, नवनीत जी आपका, हितेश जी आपका, श्रीपाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में साथ रहने के लिए। और आप सब प्रबुद्धजन इस सेशन में रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सभी से आग्रह 2 मिनट मंच पर ही रुकें और ज्ञानम